न्यूज एक्सप्रेस 24x7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। धार्मिक स्थल की संपत्ति पर कब्जेदारी को लेकर हंगामा। बता दें कि खबर पीलीभीत से है। दर्जनों संतों का जबरन मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास। पुलिस ने मंदिर के अंदर घुसे संतों को बाहर निकाला। मौके पर 2 थानों की पुलिस फोर्स तैनात। कोर्ट में केस विचाराधीन के बावजूद कब्जे का प्रयास। पीलीभीत के थाना घुंगचाई क्षेत्र के भगवतीपुर के मंदिर का है मामला। नाम है कुलड़िया भोप सिंह के, हम रहने वाले हैं, जात के ठाकुर हैं। हमारे पूर्वजों ने भगवतीपुर में गांव में मंदिर बनवाया था, जिसके नाम 34 एकड़ जमीन दी थी दान में। और हमारे विरोधी पक्षगण हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। कल भी वो लोग बाबा जी को लेके आए यहाँ 10 बजे, और कम से कम 14-15 लोग थे। बाबा लोगों को कब्जा करवाने के लिए आए, और बल्कि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, अपर स्टे है जिला जज के यहाँ। और फिर भी वो लोग दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने उनको निकलवाया। कम से कम 3 बजे टाइम यहाँ से गए हैं। बोले हम जिला अध्यक्ष जी के पास जाएंगे, हम उनसे कह के परमिशन लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरु भाई बता के उनकी छवि को खराब कर रहे हैं यहाँ के बाबा लोग। कहते हैं हम नाथ संप्रदाय हैं, आप DMSP हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, और बल्कि हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोग कोर्ट के विरुद्ध जा रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग यहाँ से निकलिए, हम लोग यहाँ रहेंगे। तो हमने कहा जब कोर्ट निर्णय करेगा तभी हम लोग निकलेंगे। अगर उनके पक्ष में आदेश करते हैं तो, अगर हमारा हाई कोर्ट से स्टे नहीं होता है तो पुलिस प्रशासन उनको कब्जा करवाए। और कल रात भी पुलिस प्रशासन हमारे सुरक्षा के लिए रहा, जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं पत्नी, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे। गाँव वाले भी उनकी सपोर्ट में हैं। कलेक्टर दीक्षित, राघवेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र और शिवशंकर अग्नोत्री जो हिस्ट्री सीटर है, राजू अग्नोत्री जल्लूपुर के, ये लोग सब लोग मिलके कब्जा करना चाहते हैं मंदिर में। और वो भी हमारा ट्रस्ट भी है। ट्रस्ट भी हम लोगों ने बनाया सन 2019 में। हमसे 7 महीने बाद फर्जी ट्रस्ट इन लोगों ने बनाया, और ये लोग दावा ठोक रहे हैं कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों ने मंदिर बनवाए। और बल्कि हमारा रिकॉर्ड हमने जिला जज के यहाँ 107.5 एकड़ का उपलब्ध कराया है। DM साहब को भी कागज दिखा चुके हैं, SDM साहब को भी दिखा चुके हैं। पुलिस प्रशासन को हमने स्टे का कागज भी दे दिया है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा बनाने के लिए बैठी है। और कल जो कब्जा करने के लिए आए उनको निकलवाया, वो भी तिरपाल तान के बाहर बैठे हुए हैं। खबर कानपुर देहात से, जहां पे यमुना नदी में हुई घटित बड़ी घटना। झिझिया का विसर्जन करने गई 2 बच्ची नदी में नहाते समय डूबी। मौके पर मौजूद अन्य बच्चों ने परिजनों को दी सूचना। परिजनों ने तत्काल पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन को कराया अवगत। गोताखोरों और SDRF की टीम से नदी में डूबी बच्चियों की जा रही तलाश। अभी तक बच्चियों का नहीं लगा कोई पता। प्रशासन के साथ साथ गाँव के लोग भी जाल डालकर बच्चियों को ढूंढने में लगे हैं। मामला अमराहट थाना क्षेत्र के बिसलपुर गाँव का है। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आज पीलीभीत में एक अनूठी पहल देखने को मिली है। कक्षा 8 की छात्रा सलोनी श्रीवास्तव को सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए सक्रिय ऑफिसर यानी CO का पदभार सौंपा गया है। सर्किल ऑफिसर बनकर सलोनी श्रीवास्तव ने लोगों की शिकायतें सुनी और प्रशासनिक कार्यों का अनुभव लिया। यह कदम छात्राओं को सशक्त बनाने और उन्हें पुलिसिंग और प्रशासन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस अवसर पर अंडर ट्रेनिंग IPS नताशा गोयल भी मौजूद रही। उन्होंने वहां उपस्थित बच्चों से संवाद किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय पुलिस नगर क्षेत्र पीलीभीत में पढ़ती हूँ, और मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे एक दिन के लिए मैम ने CO का दर्जा दिया, इसीलिए मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने सपने में सोचा था कि कभी मैं मैम की चेयर पे बैठ पाऊंगी, इसलिए मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लड़की महिलाओं को जो है जागरूक करनी, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि महिलाएं अभी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो मिशन शक्ति फेज 5 का प्रयास यही है कि जो भी महिलाएं आज तक अपनी आवाज नहीं उठा पाई है, उनको उन तक पहुंचना, ताकि एक जागरूकता फैले 1090 हेल्पलाइन नंबर के बारे में और 112 जो हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में, ताकि कहीं पे भी कोई भी महिला अगर किसी भी प्रताड़ना को फेस कर रही है तो तुरंत पुलिस को तत्काल सूचना दे और पुलिस उस पर एक्शन ले सके। ये भी हमारा पर्पज है। साथ ही साथ बच्चियां जो CO ऑफिस में एक चार्ज लेती हैं, इससे बच्चों को एक इनकरेजमेंट देना कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने पे फोकस करें, ताकि वही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पढ़ाई, ये 2 टूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जिससे कि महिलाएं
आगे बढ़ सकती है। पूरा मामला बांदा जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के सामने आया है, जहां मुखबिर खास की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक देहात कोतवाली सहित भारी पुलिस बल के साथ एक घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और उसमें छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पटाखों का जखीरा बरामद किया गया है। वहीं 2 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस को भारी सफलता मिली है। सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टक ने बताया है कि इन अभियुक्तों से गहराई से पूछताछ की जा रही है। अभी दिवाली के त्योहारों से पहले और भी बड़ी तादाद में पटाखे की बरामद की होने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। सुरक्षित और सौम्य दीपावली मनाने की शासन की प्राथमिकता के क्रम में अक्टूबर 7 को थाना कोतवाली देहात की पुलिस ने एक अवैध पटाखे की फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस छापेमारी में, जो कि मुखबिर खास की सूचना के बाद की गई थी, इसमें कई तरह के निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखे और बारूद बरामद किए गए हैं। 2 संदिग्ध व्यक्तियों को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। इस फैक्ट्री के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पर भी काम किया जा रहा है कि ये कहाँ से रॉ मटेरियल उठाती थी और कहाँ अपने एंड प्रोडक्ट को बेचती थी और कितने लोग इसमें और संलिप्त हैं, उसके बारे में भी गहन जांच की जा रही है। समीचीन धाराओं में भी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बांदा पुलिस की यही आशा है कि एक सुरक्षित त्योहार संपन्न किया जाए। प्रयागराज के नए पुल पर हुआ भीषण हादसा, तेज रफ्तार की कार की टक्कर से एक बार फिर जख्मी हुआ मासूम कई जान। बता दें, प्रयागराज के नैनी पुल पर सुबह 7 बजे हुआ भीषण हादसे में पिता के साथ स्कूल जा रहे भाई बहन रोंग साइड से आ रही अनियंत्रित कार से टकराई। रोंग साइड से चल रही गाड़ी ने मारी भीषण टक्कर के बाद कार ये पीछे आ रही ऑटो को भी मारी टक्कर। पिता की हालत नाजुक, बच्चों की भी स्थिति ठीक नहीं है। मामला प्रयागराज के नए यमुना पुल का है। प्रयागराज में एक बार फिर से भीषण आग लग गई है। तेज धुआं और आग की झलकते देख आसपास के लोगों में खलबली मच गई है। पुलिस और अग्निशमन की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही गई है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे पहले भी लल्लू जी एंड सन्स के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि किटगंज थाना क्षेत्र नेता नगर मोहल्ले में स्थित एक टेंट के गोदाम में मंगलवार देर रात अचानक आग लग गई। पीलीभीत के बिसलपुर की ग्राम पंचायत रसिया खानपुर में मौतों का सिलसिला जारी। आज फिर से गांव में 3 मौत हो जाने से गांव में फैला मातम। बता दें कि एसडीएम नागेंद्र पांडे व थाना प्रभारी संजीव कुमार शुक्ला पहुंचे गांव। एसडीएम नागेंद्र पांडे ने ग्रामीणों को दिलाया भरोसा, 24 घंटे स्वास्थ्य की टीम के गांव में रहेगी मौजूद। डेंगू के प्रकोप में है पूरा गांव। पिछले 15 दिनों के अंदर हो चुकी है 7 मौतें। 3 दिन पूर्व खुद एडीएम रितु पुनिया ने गांव की परखे थे हालात। बता दें, एसडीएम नागेंद्र पांडे पल पल रख रहे गांव पर नजर। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठ रही उंगलियां, ग्रामीणों में भारी रोष। एसडीएम नागेंद्र पांडे ने मंडल स्तरीय टीम भेजने का किया आश्वासन। बिसलपुर की ग्राम पंचायत रसिया खानपुर में फैले डेंगू का है पूरा मामला। जौनपुर के केराकर क्षेत्र में ग्राम पसेवा में सोमवार रात करीब 10 बजे 100 रुपए के मामले विवाद ने खूनी रूप ले लिया। गांव के अरविंद चौहान, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, उसकी हत्या उसके ही दोस्त मुकेश ने कर दी। बताया जाता है कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और अक्सर साथ बैठकर शराब पीते थे। सोमवार की रात दोनों के बीच शराब पीते समय 100 रुपए के लेन देन को लेकर कहानी सुनी हो गई, जो धीरे धीरे मारपीट में बदल गए। मृतक की भाभी मनीषा चौहान के मुताबिक अरविंद ने हाल ही में घर की ईंट बेचकर रकम मुकेश के खाते में मंगाई थी। उसी लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में आकर मुकेश ने अरविंद पर हमला कर दिया। जब मनीषा और उसकी बेटी बचाने गई तो आरोपी ने दोनों को धक्का देकर गिरा दिया। शोरगुल सुनकर ग्रामीण मौके पहुंचे और घायल अरविंद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इलाज के दौरान अरविंद की मौत हो गई है। क्या नाम है? मनीषा चौहान। गांव का नाम बताइए। देवगली पसेवा। क्या मामला हुआ है? मामला कुछ नहीं, वो अलगू आई ना घर में घुस गई ना, कहा आज इनके मारा, हम काहे के मरबा, काहे के ऐसे ही मारा। फिर बोला था ना हमें, हम कल काहे के बोला था, तो वो कहना कि 100 रुपया अलगू हमारे ले ले हैं, जैसे मुकेश जायसवाल 100 रुपया हमारे ले ले हैं, तो बोलना कि हमें चोरी का इंजाम लगाओ था भोसड़ी वाला। हाँ, तो हम कहले ठीक है, चोरी का इंजाम लगाओ था, तू अपने घरे जा, हम सवेरे हम बातचीत कर ले।
खानाई में चोरी के इंजाम के तले काला पकड़ के उनकर जो सर जो की तख्ता पे दाब के अब मुक्का बनाए के लगला मारा उनकर हम साइड पकड़ के हाथ गोड़ जोड़ती घींचत थी ताना थी हमके ढके देना हम तक नीचे गिर गए तो कहना इनके मारना ही आज इनके मारना ही इनके मारना ही उतने बते 1-2 सेकंड में तक कितना वो मार देना कपारे में उधर लंबी लंबी सांस चल लगना खूब हाफे लगना फिर 10-5 मिनट बाद में एकदम बंद हो गया सांस। ये अरविंद चौहान जो हैं आपके क्या लगते हैं? देवर लगते हैं। तो कब की घटना है ये? तो 9 बजे 9:30 बजे ये खाना खा के हम लोग बैठ कर बातचीत कर। जब मारे पीटे हैं उसके बाद आप लोग कहाँ लेके गए उनको? वो किराकत हॉस्पिटल। किराकत हॉस्पिटल। फिर जौनपुर हॉस्पिटल। अच्छा, जौनपुर जिला अस्पताल गए थे आप लोग? फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर वहाँ से फिर बॉडी अपन रख गए पोस्टमार्टम बदे। ये दम कब तोड़े थे? ये घर पे ही तोड़ दे। अच्छा, घर पे? हाँ, दम तो घर पे तोड़ दे। अच्छा, प्रांत यहाँ पे निकल गया। क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ चाहते जैसे उनकर जान हत्यारा मती लेवल गल है वैसे उनकर जान लेवे के चाहिए। जान के बदला में जान यही हमने इंसाफ चाहिए। क्या नाम है? सर मेरा नाम अर्चना चौहान है, मेरा गांव पसेवा से हूँ। और मामला यह है कि शाम को 8 बजे का टाइम था, आए वो मेरे घर में, मम्मी से बोल रहे हैं कि आज इनको मैं मारूंगा। कौन? वही मुकेश जायसवाल मारेंगे ना। अच्छा। कह रहे इनके मारब। तो मम्मी कह काहे तू मरबा, हम खियाओ थे, पैर टूटा था उनका ना, जैसे पैर टूटा ला तो हम खियाओ थे, 3 महीना से झेलत था हमें, तो तू का करे मरबा, तो का दिक्कत हो, तू खियावा तू पहना दो कि तो कुछ कोनो दिक्कत हो तो मरबा इनके। तब फिर यही बात रहा। फिर क्या हुआ? तो अरविंद फिर आए बाहर सोए थे यहाँ पर तख्ता पे ना चाचा मेरे, फिर आईने सोलना तो आईने मारे। तब मम्मी हमारा रोका थी कि काहे मारते हो, बस चाचा माँ कहते कि 100 रुपया तू ले ले हुआ मुकेश जायसवाल से। अच्छा। ले हुआ तो करे कि हम ना ले ले, चोरी का इल्जाम कहाँ लगाओ था, तो बस यही बात रहा। फिर कहते हैं वही बात पे मारे लगना। फिर हमारी मम्मी आके कहते हैं हाथ गोड़ जोड़ती, भैया मत मारा। फिर हम लोग भी दौड़ के आई ना, मत मारा छोड़ दा। तब पर भी नहीं सुना था। उनके सर में पैर टूटा था ना, चोट तो लगी थी पहले से, वो टूटल पैर पे चढ़ गए ना, चढ़ के और सर में मार देना और गले पे भी मारता ना, मुँह में मारता ना, और तुरंत उनके लंबी सांस लेवे लगना है। अच्छा, किस चीज से मारे उनको? मतलब हाथ से ऐसे मुक्का बनाकर मार रहे थे। अच्छा, उनको चोट ज्यादा लग गई थी। जब मार रहे थे घटना के समय आप लोग भी थे घर में? मम्मी आई बाहर, हम लोग भी, तब ऐसे हो रहा है तब फिर बाहर हम लोग भी आए। अच्छा। सुने तो दौड़े, फिर हम लोग भी छुड़ा रहे थे, नहीं छोड़ रहे थे। इसको मार डालो करे आज मार दे पहले से ही धमका रहे थे। अच्छा, पहले से ही धमका रहे थे। हाँ। ये विवाद किस बात को लेकर था? कुछ जानकारी है आपके पास? अब दारू पीते थे। अच्छा। गाली देते थे, हम लोग को भी देते थे, हम लोग तो कभी आपके चाचा क्या नाम है? अरविंद चौहान। अच्छा, आप क्या लगती है उनकी? भतीजी लगती है। अब कुछ भी करें, जान से कोई थोड़ी ना मारता है। अब ऐसे थोड़ी ना मारते हैं किसी को कि जान ले। अब उनके भी बीवी बच्चे हैं, कौन देखेगा उन्हें? दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को रात्रि में 9:30 बजे के आसपास ग्राम पसेवा थाना किराकत अंतर्गत अरविंद चौहान नामक व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी को गाली दे रहा था। तभी वहां पे मौजूद उसी गांव के मुकेश नामक व्यक्ति ने अरविंद चौहान को मारा पीटा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। अरविंद चौहान को इलाज है तो उसके परिजनों द्वारा CSC किराकत ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने उसको जिला चिकित्सालय जौनपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय जौनपुर में अरविंद चौहान को मृत घोषित कर दिया गया। अरविंद चौहान के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किराकत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नामजद अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर बाजार में पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतका का पति गुजरात के राजकोट में प्राइवेट नौकरी करता है और पिछले 7 दिनों से पत्नी की फोन नहीं उठा रहा था। जानकारी के मुताबिक मृतका शशि अपने 2 छोटे बच्चों पलक और अनु के साथ किराए के मकान में रहती थी। पति ने 7 दिन पहले घर आने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद से दोनों के बीच बात नहीं हो रही थी। इसी बात से आहत होकर शशि ने पंखे से दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रयागराज में आने वाली आज 2 फ्लाइट हुई डाइवर्ट। 2 फ्लाइट को लखनऊ डाइवर्ट किया गया है। प्रयागराज एयरपोर्ट के रनवे पर टेक्निकल कारणों से किसी भी फ्लाइट की लैंडिंग या
टेक ऑफ में ही बाधा है। बता दें जिसके चलते 2 फ्लाइट्स लखनऊ डाइवर्ट की गई हैं। कुछ उड़ानों को रद्द किया गया है। शाम को 6 बजे के बाद रनवे अपनी वर्किंग कंडीशन में आया। कल से सभी उड़ानें अपने समयबद्ध तरीके से होंगी। सड़क दुर्घटना में 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत, 5 घायल। अनियंत्रित स्कॉर्पियो पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा। चालक को झपकी आने से हाईवे से पलटकर तालाब में गिरे स्कॉर्पियो। विवाह कार्यक्रम से कानपुर से प्रयागराज लौट रहे थे सभी दोस्त। 9 लोग थे स्कॉर्पियो में सवार। 5 लोग कार के शीशे तोड़कर तालाब से बाहर निकले। 4 लोग सहित गुप्ता, शिवम, रितेश उर्फ ननकी, राहुल केशरवानी निवासी प्रयागराज की मौके पर मौत। दोस्त गौतम पाल के शादी समारोह से लौट रहे थे सभी लोग। एसएसपी महेंद्र पाल, सीओ प्रगति यादव ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बड़ौती टोल प्लाजा के समीप यह घटना। आज दिनांक 8/10/2025 को समय सुबह करीब 5 बजे कानपुर से प्रयागराज जा रही स्कॉर्पियो गाड़ी थाना कल्याणपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ौरी पुल के पास अनियंत्रित होकर एक तालाब में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। सबों को कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतों पोस्टमार्टम की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायत चुनावों की तारीखों को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में कानून और शासन व्यवस्था बने हुए हैं, इस वक्त अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा वोट बैंक खो देगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के खिलाफ पुरजोर तरीके से अपना मुहिम चला रही है, जिसके चलते सिर्फ उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में 15,000 से ज्यादा मुकदमे दलित समाज के खिलाफ दर्ज किए गए। पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रमण कर रही है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? और वो वोट बैंक की एक राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस पर करना चाहती है। नहीं, देखिए, इसमें मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि देखिए, हम लोगों ने जो हम लोग की सर्वे है, जिसके बारे में अभी मॉनसून सत्र में बड़े खुल के योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला है कि जो हमारी सर्वेज हैं वो साफ साफ हमें बता रही है कि हम लोग ओवरवेलमिंगली, मतलब कि मार्जिनल नहीं, ओवरवेलमिंगली हम लोग मेजॉरिटी में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वोटर तो कोई हम लोग पाकिस्तान से नहीं ले आएंगे विधानसभा चुनाव में। वोटर तो वही है ना जो पंचायत में भी वोट देगा। भाई, शहर की सीट्स तो कम है, ज्यादातर तो ग्रामीण सीटें ही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी सर्वे हमको बता रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और उसके बाद हम किसी चुनाव से डरें, उसी वोटर से हम चुनाव से डरें? ऐसा नहीं है। ये इसमें इलेक्शन कमीशन का भी रोल होता है और अक्सर जब बड़ा चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन भी कभी कभी आगे पीछे करती है। और मुझे नहीं लगता कि बिकॉज ये लॉजिकल नहीं लग रहा है कि एक चुनाव में जब हमारी सर्वे हमें ओवरवेलमिंगली जिता रही है तो हम उस वोटर से कि वो दूसरे चुनाव में नहीं देगी वोट, ऐसा क्यों होगा? पहली बात तो अखिलेश यादव जी इस बारे में सोचें कि जब लास्ट टाइम उनका अलायंस हुआ था बसपा से और चुनाव लड़े थे, तो उसकी एनालिसिस में सारे विशेषज्ञ जो थे आपके मीडिया के और साथ में आपके खुद समाजवादी पार्टी के जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट किया था कि सपा के वोटर ने बसपा, जहां पे बसपा को सीट दी गई थी वहां पे तो वोट दिया, लेकिन जहां पे सपा की सीट थी वहां पे बसपा ने के वोटर ने सपा को वोट नहीं दिया। तो इतनी ज्यादा दलित समाज में क्यों दहशत है कि बसपा से अलायंस के बाद दलित वोटर उनको वोट नहीं दे रहा था? कहीं अपना गिरेबान में देखें कि जो कोर वोटर है सपा का, उसने क्या अत्याचार किया है कि किस तरीके से डरा धमका के गांव में रखा है कि वो लोग दलित समाज का जो वोटर है वो वोट देने को तैयार नहीं है उनको। और दूसरी बात, जहां तक आपका जो पॉइंट है मुकदमे का, तो देखिए, मुकदमा हमारी सरकार में समाज दे के नहीं लिखा जाता। अगर और कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण है तो क्रिमिनल नहीं हो सकता या दलित है तो क्राइम नहीं कर सकता। यहाँ तो
ज्यादातर जो लोग आते हैं मुकदमा लिखवाने वो अपने समाज के लोगों पे ही लिखवाने आते हैं, क्योंकि गांव में बगल वाला घर ज्यादातर अपने समाज वाले का ही होता है और लड़ाई तो बगल वाले से होती है, दूसरे गांव वाले से तो होती नहीं है। तो इसलिए इस तरीके की ये तो आंकड़े निकालने वाली बात है। इस तरह स्टेटिस्टिक्स अगर निकालिए तो कुछ भी निकाल सकते हैं आप। कोई भी समाज का निकाल सकते हैं कि इस समाज के इतने FIR हो गए, उस समाज के इतने FIR हो गए। FIR तो किसी के ऊपर भी लिखी जा सकती है जो क्राइम करेगा। देखिए, ये लोग एक बहुत संकीर्ण सोच जो कुछ वोट बैंक के चक्कर में ही पड़ते हैं, उसकी वजह से अपना बड़ा नुकसान करते हैं। सारा वोट बैंक और इनके खिलाफ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो भाजपा की सोच है, जैसे आप देखिए, हमने मुस्लिम समाज जो हमारी सुविधाएं हैं जो हम लोग दी, चाहे आयुष्मान भारत की हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने नहीं किया। पसमानदा मुस्लिम्स भी बहुत खुश हैं हम लोगों ने जो उन लोगों के लिए किया है। और मैं तो अपने केस में बताऊं कि अभी बाढ़ थी तो मैं भाजपा का MLA हूं और मुझे मेरे क्षेत्र की जो मस्जिदें हैं वहां पे मदरसों के बच्चों ने पूड़ी कचौड़ी और सब बना के दिया कि विधायक जी आपको हम लोग देना चाहते हैं, आप जाइए बाढ़ क्षेत्र में बांटिए। तो ये सबको लेके चल रहे हैं, तभी तो सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो उनकी सोच है ना कि केवल हम इस कम्युनिटी को लेके चलेंगे, हम उस कम्युनिटी को लेके चलेंगे, इसके चक्कर में सारी कम्युनिटीज उनके खिलाफ हो जाती है। और ये भाजपा की सोच नहीं है। हमारे सब हैं, हिंदू भी हमारे हैं और जो भी राष्ट्रवादी है, हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी है। जो भी राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी हिंदू भी हमारा, राष्ट्रवादी मुसलमान भी हमारा, राष्ट्रवादी हर टुडे एक्सप्रेस 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता। खबर सोनभद्र से, जहां पर गोवंश तस्कर की पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान गोवंश तस्कर के पैर में लगी गोली। बिहार जा रहे तस्कर के कब्जे से 14 गोवंश को पुलिस ने कराया मुक्त। पशु तस्कर सलीम निवासी नौहट्टा बिहार के पैर में लगी गोली। आरोपी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और कारतूस को खबर आमद। मुखबिर की सूचना पर थाना रायपुर, पन्नुगज, माची और रामपुर बरकोनिया पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के रामपुर तोला अंग्यान इलाके में हुई मुठभेड़। देखिए, देर रात्रि रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पशु तस्कर आकर के कुछ गौवंश को यहाँ से अवैध तरीके से बिहार की तरफ ले जा रहे थे, बिहार के रास्ते पर ले जा रहे हैं। उसी सूचना के आधार पर बरकोनिया पुलिस द्वारा उस क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। कॉम्बिंग के उपरांत ये देखा गया कि कुछ पशु तस्कर हैं जो गायों को ले जा रहे हैं अवैध तरीके से। तब उनको जब रोकने का प्रयास किया गया, उन्होंने पुलिस के ऊपर अवैध असला से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में थाना पुलिस द्वारा भी इसमें उनके ऊपर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक पशु तस्कर जिसका नाम सलीम है, ये मूल रूप से जनपद रोहतास बिहार का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। कुछ अन्य इसके लोकल साथी थे जो वहां से फरार हुए थे, उनको भी इसमें अभी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर के 14 गोवंश इसमें बरामद किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संतोष कुमार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, पूरी घटना को लेकर क्या अपडेट है, कहां मुठभेड़ हुई है और कैसे हुई है? जी, आपको बताना चाहेंगे, पशु तस्करों के खिलाफ योगी सरकार के आदेश पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। सोनभद्र पुलिस की विशेष टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के रामपुर कस्बे में एक पशु तस्कर को घेरा गया। पुलिस टीम पर पशु तस्कर ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तस्कर को पैर में गोली लगी। उसकी शिनाख्त बिहार के नौहट्टा निवासी के रूप में हुई। उसके कब्जे से 14 पशुओं को मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई में रामपुर बरकोनिया, माची, रायपुर और पन्नुगंज की पुलिस शामिल रही। हालांकि लगातार कार्रवाई चल रही, उसके बावजूद भी बिहार सीमा की तरफ लगातार तस्करी का प्रयास किया जा रहा है और सोनभद्र पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। जी संतोष जी, क्या इस गिरोह में और लोग शामिल थे और क्या पुलिस को किसी और की तलाश जारी है? जी, इस मामले में पुलिस इसके घायल बदमाश से पूछताछ कर रही है। इसके गैंग के अन्य सदस्यों को भी पुलिस का दावा है कि जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा का कहना है कि किसी भी हालत में सोनभद्र से पशु तस्कर नहीं होने दी जाएगी। शुक्रिया संतोष जी तमाम जानकारी देने के लिए।
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल पर, लोग मिलते गए और कारवां बंद था। 5 से हम लोग 500 हो गए। लोगों ने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। उस समय पिताजी चादर में लपेटकर हॉस्पिटल ले गए थे। अपने पिताजी से, अपनी माताजी से कितने गहरे रिश्ते से जुड़े हैं। बहुत बड़ा रिश्ता वो था। अभी हमने देखा कि जैसे आप उनकी बातें कर रहे थे, इतने सालों बाद भी आपकी आंखों में आंसू आ गए, और हम कहेंगे कि आपके जो है आंसू पोंछने के लिए कुछ थोड़ा पानी लाया जाए। आप राजनीति में कैसे आए? अटल जी, अडवाणी जी में हमने उच्छा भी देखा। कोई कास्ट नहीं होता है, भगवान तो मानव बनाकर भेजता है। कर्म किए जाए, फल की चिंता मत कर। कर्म प्रधान माना गया है इस देश में। भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। जनता हमको चुनी है, मालिक का जिस दिन मन होगा निकाल कर फेंक देगा। जिनके नाम में ही भगवान विष्णु का वास है। तो कह रहे कि वोट चोरी करके आप जीत रहे हैं। इनके पास कोई ऐसा विषय है जो एनडीए की डबल इंजन सरकार को जो बता सके कि ये इन्होंने गलत किया है? तो राजनीति में आने को जो फैसला किया, ये एक पावर के लिए आप आए हैं या वाकई में समाज सेवा लोग करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? बुआ इतनी बड़ी पोस्ट पे रही, आज तक आप पूरे समाज में घूमिएगा, मैंने कभी भी ऐसा कोई परिचय नहीं दिया या ऐसा कुछ नहीं। तो सोशल मीडिया पे आप बड़े छाए होंगे। 60% युवाओं की भागीदारी होती है राजनीतिक जीवन में। प्रशासन से आप सीधा भिड़ते उसमें नजर आते। जहां गलत होगा मैं प्रशासन का विरोध करूंगा। अगर किसी अधिकारी का बेटा हो, किसी पॉलिटिशियन का बेटा हो या किसी पावरमैन का बेटा हो, अगर उसके साथ कोई कथित घटना घटती है तो प्रशासन बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। कहां तक पहुंचना चाहते हैं राजनीति? फिर आपके साथ बैठूंगा देव जी और बात करूंगा कि आपने जो किया था ये ऑन द कैमरा रिकॉर्ड कर लीजिए कि 90% उनकी जमानत जब्त करके एनडीए सरकार दिखा। कोरोना काल में बिजनेस शुरू किया तो किस तरह की